भारत के सुदूर राज्यों में, शहरों में, गाँवों में अनेकों छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम 1 से 2 अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। और अगर ये बात करी जाए कि 6 अटेम्प्ट अगर सामान्य वर्ग के बच्चों को दिया जाता है या 9 अटेम्प्ट बैकवर्ड क्लास के बच्चों को दिया जाता है, एससी कम्युनिटीज़ को थोड़े और अटेम्प्ट दिए जाते हैं। इसी तरह एसटी कम्युनिटीज़ को जो अटेम्प्ट दिए जाते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में निकाल सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे जो इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो इतने योग्य हैं, उनके रास्ते में 1-2 अड़चनें हैं, अगर वो इसे पार कर सके तो। बड़ी संख्या में वो छात्र हैं जो इन अड़चनों को पार नहीं कर पाते और जिसके कारण ये एग्ज़ाम उनके लिए एक एक जटिल तिलिस्म-सा बन जाता है। तो वो चरण कौन-सा है? क्यों प्रीलिम्स के बारे में इतनी बातें होती हैं? और बड़ी संख्या में क्यों लोग प्रीलिम्स को ही पास नहीं कर पाते? और ख़ास तौर से वो बच्चे जो पढ़ने में बेहद मेहनती हैं, किसी अन्य माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम के छात्र जो कि ज़्यादा लॉन्ग आवर तक पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा समय तक, ज़्यादा तल्लीनता के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत क्यों घटता जा रहा है इस एग्ज़ाम में? उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो उनके लिए एक बैरियर बना हुआ है। इस प्रीलिम्स की तिलिस्म को कैसे तोड़ें, इस रास्ते को कैसे पार करें? इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपर्स के अनुभव देखेंगे। इशिता किशोर के अनुभव के बारे में ज़रूर बात करेंगे, 2022 की इनकी पहली रैंक थी। उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कनिष्क कटारिया, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन यूपीएससी। ये कहते हैं कि फरवरी तक तो मैंने अपने ऑप्शनल को ही तैयार किया और ऑप्शनल के बाद जब इन्होंने फरवरी से ही अपने प्रीलिम्स और मेंस जीएस को फोकस किया, तो जीएस में इन्होंने बोला कि ये चैप्टर वाइज़ मुझे चैप्टर वाइज़ पढ़ना होता, उसके कुछ एमसीक्यूज़ देख लेता, फिर पढ़ता। देन चैप्टर वाइज़ ऑनलाइन ही एमसीक्यूज़ सॉल्व करता। मैंने एग्ज़ाम पे फोकस किया, नॉलेज पे नहीं। प्री इतना टफ नहीं है, डेली एमसीक्यूज़ लगाना चाहिए। इस बात को हमने नोट किया। डेली एमसीक्यूज़ की बात को हमने नोट किया। चैप्टर के साथ हमने एमसीक्यूज़ की बात को नोट किया। ठीक है? आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। हम लोग कुछ और अनुभव देखते हैं। उसी वर्ष 2018 में ही और सिलेक्शन हुआ अक्षत जैन का, आकृति सेठी का 2022 में हुआ, सुषमा सागर का 2022 में हुआ। हम लोग इनकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्यों टॉपर्स विषयवार यानी कि टॉपिक वाइज़ प्रिपरेशन पे इतना ज़ोर देते हैं। देखो टॉपिक वाइज़ जब आप एक सही प्लान को फ़ॉलो करते हैं, सही प्लान होना आवश्यक है। ठीक है? सही प्लान का होना ज़रूरी है। अगर आपका प्लान सही नहीं है, तो प्रिपरेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपका प्लान सही है, तो वो आपको 100% कवरेज देता है। 100% कवरेज यूपीएससी के सिलेबस कम से कम पुराने 10 सालों के पेपर के आधार पर और जिनमें खास तौर पे 2019 से लेकर 2023 के पेपर्स के बीच अगर आपने फ़ोकस नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपने आप में सिलेबस क्या है और यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से आता है। इसलिए विषयवार एमसीक्यूज़ करने का एक सबसे जो बड़ा एडवांटेज है कि आपकी पूरी कवरेज हो पाती है सिलेबस की। आप पूरा पढ़ पाते हैं। सिलेबस के कई स्थानों से बेहद आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूँकि आपने उनको पढ़ा नहीं और वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ का जो दूसरा महत्वपूर्ण एडवांटेज है, वो ये कि बारीक समझ बनती है आपकी, जिसको ग्रेन्युलर अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं और टॉपर्स इस बात का एडवांटेज लेते हैं। कनिष्क ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि आईआईटी में पढ़ने वाले एक बच्चे को एक बात तो सबसे पहले पता है कि आप जो एग्ज़ाम देते हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी मुझे अपने चौथे साल में ही हो गई थी, अपने कुछ सीनियर्स के माध्यम से जिनका सिलेक्शन हुआ था और वो आईआईटी मुंबई से थे। तो अपने एग्ज़ाम की समझ, उसकी जानकारी होने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप पीवाईक्यूज़ देखो। फिर एमसीक्यूज़ चेक करो जो आने वाले एग्ज़ाम को फ़ोकस करके बनाए गए हैं। उसी तरह मेंस में मेंस के क्वेश्चंस देखने चाहिए। लेकिन चूँकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, इसलिए प्रीलिम पर फ़ोकस करते हैं। तो उसकी समझ डेवलप करने के लिए हमें एक सही प्लान को फ़ॉलो करते हुए एमसीक्यूज़ करना चाहिए और इससे हमारी बारीक समझ बनती है। तीसरी बात, इससे प्रभावी रिवीजन हो पाता है।
कि रिवीजन और प्रभावी रिवीजन में क्या अंतर है? रिवीजन तो वो है कि आपने अपने नोट्स पढ़े, अपनी टेक्स्ट बुक उठाई उठाई, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली। आपने गेन कितना किया? उससे आपने कितना प्राप्त किया? ये बड़ा क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं। और जब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, बात अधूरी है। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो आप उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। उस चैप्टर वाइज़, उस टॉपिक वाइज़ कम से कम, जैसे एक अगर स्टैंडर्ड चैप्टर की बात करें, जैसे फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में कम से कम आपको 30 से 40 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि आपकी फंडामेंटल राइट में कितनी पकड़ बनी, कितनी कवरेज हुई, है ना? फिर कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान होती है कि मतलब किन विषयों को आपने पढ़ लिया है, लेकिन उसमें भी अभी भी आपके पास वीक एरियाज़ हैं। तो ये जो कमज़ोर क्षेत्र हैं, वीक एरियाज़ हैं आपकी, इनकी पहचान होगी, तो आप उन पे ज़्यादा या अतिरिक्त समय देकर उसे और ज़्यादा पढ़ के, या किसी और शिक्षक से या किसी और मार्गदर्शक से अपनी समझ को बढ़ाएँगे। ठीक है? अनुकूल शिक्षण होता है, एडॉप्टिव लर्निंग होती है। मतलब ये कि आपको पता रहता है कि किसी टॉपिक में किन बिंदुओं पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाए और उसके हिसाब से खुद को कैसे ढाला जाए। इस तरह से आपकी एडॉप्टिव लर्निंग होती है। मैं इसमें इसका एक हिंट देता हूँ और आप बताइए, अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप बताइए। आप सभी को पता है कि जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जितने क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, लगभग उतने ही क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं, लगभग उतने ही क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आते हैं। लेकिन क्या आप इन दोनों विषयों को उतना टाइम देते हैं? सोच के देखिए। अगर आप इतना क्वेश्चन समय नहीं देते हैं, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, आपके लिए पेपर बचता है करीब 70 नंबर, क्योंकि उसमें 30 नंबर का वेट, सॉरी, 30 क्वेश्चन का वेट तो साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट का है। और आपके पास जब पेपर बचा 70 क्वेश्चन का, जिसमें इकोनॉमी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसको भी आप उतनी गहराई से नहीं पढ़ते। तो अब आप मान के चलिए कि जब आप 50 क्वेश्चन के दायरे में ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके कैसे 90 नंबर आएँगे, कैसे 100 नंबर आएँगे, अगर आप 50 क्वेश्चन पे ही फ़ोकस कर रहे हैं तो? क्योंकि इसमें आपसे गलतियाँ होंगी। आपने ज़्यादातर समय डिप्लॉय कर दिया उन विषयों पे, जहाँ से सिर्फ़ आधे से कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी एडॉप्टिव लर्निंग नहीं हो सकती इस तरह से। परीक्षा स्थितियों का अनुकरण, सिमुलेशन कहते हैं इसको। मतलब ये कि देखो, आपका ब्रेन रोज़ इसके हिसाब से ट्रेन होता है। रोज़ कहने का मतलब है कि जब भी आप ये एमसीक्यू सॉल्व करते हो, एक सही प्लान फ़ॉलो करोगे तो आपको कम से कम हफ़्ते में 2 से 3 टेस्ट ज़रूर करने चाहिए। ठीक है? तो आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग तब होगी जब आप प्रतिदिन उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, आप सॉल्व करोगे तो। इसके अलावा आपकी जो प्रिपरेशन होगी, वो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन होगी, दैट इज़ रणनीतिक तैयारी होगी। आप ज्ञान लेने के लिए विषयों में अतिरिक्त समय नहीं गँवाएँगे, बल्कि अपने आप को उन स्थानों पर, उन क्षेत्रों पर, उन बिंदुओं पर फ़ोकस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रिपरेशन आपकी रणनीतिक प्रिपरेशन होती है। इसके बारे में कनिष्क कटारिया जी बात कर रहे थे। ठीक है? इसके अलावा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आपके क्वेश्चन हर टॉपिक में, या ये कहें कि ज़्यादातर टॉपिक में क्वेश्चन आपके बढ़ते चले जाएँगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एंड इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि हर चैनल के अंत में ज़रूर होना चाहिए आपकी पढ़ाई के, और वो है फीडबैक। आपने जो पढ़ा, उसमें से जो त्रुटियाँ हुई, उनको ठीक किया। ठीक करने के बाद दोबारा जब आप उसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को ये देखते हैं कि आपका वो जो इम्प्रूवमेंट है वो हुआ, और नहीं हुआ तो फिर पुनरावृत्ति करिए, उसको दोहराइए और फिर से दोहराइए। ठीक है? तो ये सारे एडवांटेज होते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के को लेकर। इसीलिए एक बड़ी सामान्य भाषा में कहा जाता है, ये भी कनिष्क ने ही अ, अपनी इंटरव्यू के दौरान बोला, प्रेस मीडिया इंटरव्यू के दौरान बोला, कि अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते हैं, टॉपिक वाइज अगर आप एमसीक्यूज करते हैं, तो आप एक चीज़ मानिए कि बाकी स्ट्रेटजी एक तरफ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के साथ पढ़ाई करना एक तरफ, और इसीलिए ये अपने आप में 100 सोनार के सामने एक लोहार वाली कहावत को जस्टिफाई करता है। ठीक है? आइए अक्षत जैन की बात कर लेते हैं। अक्षत जैन बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, और तभी इनको डर किस चीज़ से लग रहा था? प्रीलिम्स से। जबकि इनका मानना था, ये ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं थे। इनको लगता था कि हाँ, मेंस इक्वली टफ है, बट फिर भी इनको डर किस चीज़ से लग रहा था? प्रीलिम्स से। इन्होंने लिखा कि ही वाज़ स्केयर्ड ऑफ प्रीलिम्स। इसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि प्रीलिम्स होल्ड्स द की। मतलब ये कि अगर प्रीलिम्स निकल जाता है,
तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के चांसेस अपने आप में बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आपको ये पता होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ष, और अगर किसी कारण से इस वर्ष आपने मेंस क्वालीफाई नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सालों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रीलिम्स नहीं होता, तब तक आप ये मान के चलिए आपको नहीं पता कि इस प्रिपरेशन में आपको 1-2 साल लगेंगे या 4 साल, 5 साल या 10 साल लग जाएँगे या कभी नहीं होगा। ये डर हमेशा आपके अंदर बना रहेगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, और उसके लिए आई सॉल्व्ड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज़, ठीक है? इट वर्क्ड फॉर मी। आकृति सेठी, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ इस छात्रा के बारे में कि ये एक ऐसा उदाहरण है, जिससे सभी बच्चे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। सभी क्यों? क्योंकि 99.7% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका प्री कभी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कभी नहीं होता। पूरे अटेम्प्ट में, अगर आप सामान्य वर्ग के बच्चे हैं तो 6 अटेम्प्ट पूरे दे लेते हैं, तब भी नहीं होता। इसलिए आकृति से सभी बच्चे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि 5 बार तो इनका प्रीलिम ही नहीं हुआ, फेल्ड। इसके बाद ये फॉट बैक। इन्होंने अपने आप को नई रणनीति के साथ फिर से अटैक किया, और वो इनकी नई रणनीति क्या है कि अपनी बुक्स, अपने नोट्स के साथ-साथ उसको रिवाइज़ करते चलिए, और उसके साथ-साथ टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ करिए, उससे क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है, तो परीक्षा हॉल में आपका समय बचता है, ठीक है? ये आपका समय बचता है। जब आप समय बचेगा तो आप प्रेशर में नहीं आएँगे, और आप ज़्यादा विवेक से बाकी प्रश्नों को पढ़ पाएँगे और उत्तर कर पाएँगे। और दूसरी बात ये, जब आपको आसानी से उत्तर आएगा, तो आपको ये बात पता रहेगा कि इस एग्ज़ाम में अब की बार आपका नंबर है, ठीक है? और आकृति के बारे में कई न्यूज़पेपर ने लिखा, कि आकृति ने 5 बार तो प्रीलिम ही क्वालीफाई नहीं किया, ठीक है? आप हैं सुषमा सागर, ये हमारे मार्गदर्शन में इनका सिलेक्शन हुआ। इन्होंने एनपीटीईएस में, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, इसमें इन्होंने टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ सॉल्व किए। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक योग्य छात्रा थी। क्यों? क्योंकि ये यूपीपीएससी में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे ऑलरेडी गाज़ियाबाद में पोस्टेड थीं, और यूपीएससी में इनको प्रीलिम में दिक्कत आ रही थी। इनके एसेज़, इनके मेंस के आंसर बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन प्रीलिम में इनको जो दिक्कत आ रही थी, वो एनपीटीईएस में इनको हेल्प मिली, ठीक है? तो इस तरह से आप भी अपने सिलेक्शन में टॉपिक वाइज़ स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ को की हेल्प ले सकते हैं। एक बात और, जब मैं स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये डिस्कस करना ज़रूरी है। देखो, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ के नाम पर दिल्ली की बड़ी-बड़ी कोचिंगें, चाहे वो फिजन हो, फ्रिस्टी हो, फिनसाइट हो, ये सबको फ़ेल कर रहे हैं। क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन की समझ के इधर-उधर कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं। कहीं से भी लाइनें डाल दे रहे हैं। बच्चों को जब उत्तर नहीं आता तो उनको लगता है पेपर ज़्यादा कठिन है। अरे वो पेपर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें कई क्वेश्चन अच्छे हों, नो डाउट। ये कहने का किसी को राइट नहीं है कि कोई वस्तु या कोई भी वर्क कंटेंट बिल्कुल खराब है। नहीं, कोई चीज़ पूरी तरह खराब नहीं होती। अगर वो 2% वीक है कहीं से, तो ये आपको एग्ज़ामिनेशन में बैक कर सकती है, ठीक है? तो इसी इसी चक्कर में तो बहुत सारे बच्चों का करियर खराब होता है, और ये रिजिडिटी जिसमें होती है, ये रिजिडिटी जिसमें होती है, उसको उसको दिक्कत होती है, उसके 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं। विशाखा में शुरुआत में ये रिजिडिटी थी, और इस वजह से इनके 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम नहीं हुए। जबकि बेहद सॉफ्ट दिखाई देने वाली, सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल बैकग्राउंड की बच्ची थी। लेकिन जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो विशाखा ने इस चीज़ को समझा कि इस रिजिडिटी से काम नहीं चलेगा। और वो रिजिडिटी ये थी कि ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कोचिंग्स के पेपर सॉल्व कर लेते थे, और रिवीजन करते थे, बट कंटिन्यूटी नहीं थी, और कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से इनके स्टडी आवर्स वो वीक थे, वो पूरे नहीं हो पाते थे। इसके अलावा इनके सिलेबस पूरे नहीं हो पाए। ये स्ट्रैटेजी इन्होंने जब अपने थर्ड अटेम्प्ट में आए, तो थर्ड अटेम्प्ट में आके इन्होंने अपने आप को चेंज किया, और इस तरह से इन्होंने 2017 में अपना फ़ोकस चेंज किया। 2019 में इनको 6th रैंक मिली, ठीक है? और इन्होंने क्या किया? टॉपिक वाइज़ स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ सॉल्व करे, और एक स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ वो होते हैं, जो किसी भी टॉपिक के मूल बिंदुओं को, मूल तत्वों को, जिसको कहते हैं कोर, वो आपको समझा दे,
ठीक है? ये होता है किसी विषय की पहचान, कि वो विषय अपने आप में आपके स्तर पर एड्रेस किया गया कि नहीं। इसलिए आवश्यक है कि जिसे स्टैंडर्ड कहा जाए वही स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड का मतलब बहुत कठिन नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब बहुत आसान नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सारे नाम नहीं, सारी तारीखें नहीं, लेकिन कुछ नाम और कुछ तारीखें तो महत्वपूर्ण होंगी। सारे फैक्ट नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट तो इम्पोर्टेंट होंगे, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वजह से स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड कहा जाना चाहिए और इसके लिए आपको एक बार नज़ सॉल्व करके देखना चाहिए। नज़ के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा और जब आपका सिलेक्शन होगा तब ये बात निश्चित तौर पर एस्टेब्लिश भी हो जाएगी। ठीक है? कुछ ऐसा ही अनुभव पूजा का रहा। आइए देखते हैं कि पूजा क्या कह रहे हैं। पूजा कह रही हैं कि 4 बार तो इनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। ठीक है? और 5वें अटेम्प्ट में जब इन्होंने ढेर सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करे, नियरली 10,000, व्हाट अ मैसिव हार्ड वर्क, तब इनको 5वें अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन मिलता है। मतलब क्या? मतलब यही, इस ज़्यादातर ब्रिलिएंट बच्चों का जो बैरियर था वो गेटवे बैरियर था। गेटवे बैरियर का मतलब प्रीलिम्स, जो कि आपको सिलेक्शन नहीं देता। प्रीलिम्स आपको सिर्फ एंट्री देता है कि आप मेंस दे सको बस। प्रीलिम्स में आपकी चाहे जितने नंबर आ जाएँ, आपके फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ से उसका कोई लेना-देना नहीं, लेकिन ये आपको रोक सकता है अगर आपका क्वालीफाई नहीं हो पाया तो। इसलिए प्रीलिम्स का होना पहले अटेम्प्ट में होना आवश्यक है, अन्यथा किसी भी हाल में दूसरे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको पता होता है कि अब आप इस एग्ज़ाम से बहुत दूर नहीं हैं। ठीक है? अनु कुमारी, व्हाट नाइस एग्ज़ाम्पल फॉर एवरीवन। शी वाज़ अ मदर, शी हैज़ वेरी लेस टाइम। और उस बात को इन्होंने अपने प्रिपरेशन में ज़िक्र भी किया कि मेरे पास, हाँ, अनु कुमारी की रैंक 2 सभी को पता है। ठीक है? वेरी फेमस सिलेक्शन इन यूपीएससी एंड वेरी डिज़र्विंग कैंडिडेट। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। क्यों? जब ये सिलेक्शन में आई तभी ये 30 ऐज क्रॉस कर चुकी थी। ठीक है? इसलिए हाँ, 9 साल इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था। इनकी एक संतान थी उस समय, इनके सिलेक्शन के दौरान उसकी उम्र 4 वर्ष की थी। ये अपनी माँ से, अपने पति से, अपने बच्चे से, सबसे दूर रह के इन्होंने तैयारी की। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे अपने मनोबल को स्थिर रखा जाए। इंसान के पास सबसे ज़्यादा पसंद करने के लिए क्या होता है? उसका काम, उसकी संतान, उसके अपने, सबको कुछ समय के लिए छोड़ के रखा, अनु ने। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं चैप्टर फिनिश करने के साथ-साथ ही एमसीक्यूज़ लगाती थी। इससे मुझे मेरी कमियाँ पता चलती। यही तो पता करना है। ये कमियाँ सब बच्चों की अलग-अलग हैं, इसलिए कोई यूनिफ़ॉर्म मेथड नहीं हो सकता, जिसमें सुधार करके मैंने अपनी एक्यूरेसी और जिसके चलते इनको अपने अटेम्प्ट में प्रीलिम क्वालीफाई करने का मौका मिला और ऑफ कोर्स फाइनल सिलेक्शन हुआ, रैंक 2 के साथ सिलेक्शन हुआ और वो इस जॉब के माध्यम से इस देश की सेवा कर पाने के लिए सक्षम हुई। जुनैद, अगेन, मैं तो परेशान हो गया था। बहुत ही हम्बल एग्ज़ाम्पल है ये आपके सामने। मैं तो परेशान हो गया था, ये पढ़ो तो वो छूट जाता, सिलेबस ही नहीं कवर हो पा रहा था। इस चक्कर में प्रीलिम्स भी नहीं हो पा रहा था। ये हमारे टॉपर्स की वही समस्या है जो आपकी समस्या है। बट इन्होंने एक टाइम में, जिन इन टॉपर्स ने एक समय में अपने दिमाग की, अपने मन की जो रिजिडिटी है, जो नैरो माइंडनेस है, उसे छोड़ा और क्या किया? डेली एमसीक्यू सॉल्व करे। ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आए और इन्होंने अपनी कमियों को दूर किया, ना कि ये ध्यान दिया कि इनके किस एक्स-वाई-ज़ेड टेस्ट सीरीज़ में कितने नंबर आ रहे हैं। नो, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। टॉपिक में आपकी क्या कमियाँ रहती हैं, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ का ये उद्देश्य है। टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ का ये उद्देश्य नहीं कि आपके 100 में 100 सही हो गए क्या? 50 में 50 सही हो गए क्या? अगर आपको कमियाँ पता चल जाएँ, तो समझिए आपका काम हो रहा है। और बाकी इसको इशिता किशोर ने बहुत अच्छे से बताया है कि क्यों डेली एमसीक्यूज़ बाकी टेस्ट सीरीज़ से अलग होते हैं और क्यों आपकी पर्पज़ अलग होते हैं। इनका उद्देश्य आपको टेस्ट करना भर नहीं है। ठीक है? तो डेली एमसीक्यूज़ सॉल्व करके, टॉपिक वाइज़ डेली एमसीक्यूज़ सॉल्व करके जुनैद ने रैंक 3 सिक्योर करी। ठीक है? और राम शंकर मीना, हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही मेधावी, ब्रिलियंट, बस एक ही प्रॉब्लम थी, प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। देखिए इनकी क्या प्रॉब्लम है। भाई
मैं प्री से परेशान हो चुका था। मैं प्री से प्रीलिम्स के बारे में बोला है, प्री से परेशान हो चुका था और लग रहा था कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है। उनको लगता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कहीं टीचर हो जाएँ, कहीं लेक्चरर हो जाएँ, पीसीएस में हो जाए, स्टेट एग्ज़ाम्स में हो जाए, है ना? वही इनको लगने लगा था कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए बस। तभी इनको एक फ्रेंड ने एनपीटीएस के बारे में बताया, एनपीटीएस का सुझाव दिया और ये एनपीटीएस को खोजते-खोजते हमारे पास आए, ठीक है? और इसके बाद एनपीटीएस के माध्यम से इन्होंने अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन किया, अपनी कमियों को बाहर लाए और उसपे इन्होंने अपनी डायरी पे काम किया कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो मेरी कम हो रही हैं, ठीक है? और उन चीज़ों को उन्होंने दूर किया और उसको दूर करने के बाद इनको 2022 में 798 रैंक सिक्योर करने का मौका मिला। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। चलिए मैं आपको उनके बारे में और बताता हूँ। इनके फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और आपको मुझे नहीं लगता है कि वो काम कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने बहुत कम इनकम में अपने बच्चे को पढ़ाया और लंबे समय तक इनको सहयोग मिला, जिसके माध्यम से ये इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। इनकी ये एक प्रशंसा है। काफ़ी सीधे-साधे, कम बोलने वाले और मेधावी छात्र हैं। रामशंकर मीना, ये भी बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड का उदाहरण है। गाँव, मोहल्ले, कस्बों कस्बों जैसा उदाहरण। अगर इनका सिलेक्शन हो सकता है, तो सबका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है? सबका कहने का मतलब है देखो, होगा तो उतना ही जितनी सीटें हैं, है ना? इस तरह की अनेकों कहानियाँ हैं, अनेकों अनेक कहानियाँ हैं। लेकिन एक सत्य भी है और वो सत्य ये है कि हर साल लगभग 4600 अभ्यर्थी, 4600 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 1 अंक या उससे भी कम अंक से, उससे भी कम का मतलब 0.6, 0.5, 0.3 से असफल हो जाते हैं। कितनी संख्या है? 4600 और लगभग 50,000 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में करीब 5 नंबर से या उससे भी कम अंकों से वो असफल हो जाते हैं। देखो, ये आंकड़े लेने का मेरा आशय क्या है? मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चे जिनका 4, 5, 6 नंबर से 8 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2 नंबर से 1 नंबर से नहीं हुआ, वो मेधावी छात्र हैं, वो योग्य छात्र हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। क्योंकि बहुत थोड़ी-थोड़ी गलतियाँ हैं, जो प्रिपरेशन के दौरान हो जाती हैं, लिटिल मिस्टेक्स या एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो जाती हैं, छोटे-छोटे स्ट्रेस, तनाव, टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस पूरा ना हो पाना, इसी तरह की कमियाँ होती हैं। इससे अलग कुछ होता इससे अलग इस एग्ज़ामिनेशन में कुछ है नहीं और उसके चलते उन बच्चों का नहीं होता। लेकिन ये 50,000 वो बच्चे हैं, अगर इनको प्रीलिम्स क्वालीफाई हो सके किसी तौर से, तो ये किसी भी समय अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन इन 50,000 में बहुत सारे ऐसे बच्चे, कहीं आप तो वो नहीं। इसलिए आप इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए निश्चित तौर पर अपने आप को आज से फ़ोकस में लगाइए। चाहे ये अटेम्प्ट आपको 2024 में देना हो, 2025 में देना हो या बाद में देना हो। प्रतिदिन आदत बनाइए कि आप ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि एमसीक्यूज़ करें और कोशिश करें कि टॉपिक में कोई भी चीज़ जो कमी रह रही हो, उसको नोट डाउन करें, उसको अंडरलाइन करें और चीज़ें छूटे नहीं, ठीक है? और इसके लिए हमें एक सत्य पर ध्यान देना होगा। कि एक सत्य ये भी है कि प्रति वर्ष लगभग 15,000 अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज मेंस में बैठते हैं। ये सत्य भी है। जिस तरह वो सत्य है कि 4600 बच्चों का परी नहीं होता, 1 नंबर से। जिस तरह ये सत्य है कि 50,000 बच्चों का नहीं होता, 4, 5, 6 नंबर से। हाँ, वो आंकड़े निश्चित 10 साल के अनुभव के आधार पर हैं। 10 साल के आंकड़ों का अकाउंटिंग करके निकाला गया है। उसी तरह ये आंकड़े भी सत्य हैं कि लगभग हर साल 15,000 बच्चे मेंस देते हैं। उन सब में कुछ तो कॉमन है और वो कॉमन क्या है? राइट गाइडेंस। कई-कई रिवीजन, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़। अब देखो, ये जो मार्गदर्शन है ना, ये बड़ी अजीब-सी बात है। अजीब-सी क्यों? हर व्यक्ति किसी न किसी तौर पर मार्गदर्शन दे रहा है और हर अभ्यर्थी किसी न किसी तौर पर मार्गदर्शन ले रहा है। उन्हीं लाखों बच्चों में बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। तो मार्गदर्शन का मतलब क्या? या तो कनिष्क की बात मान लो कि 100 सोनार की, 1 लोहार की।
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, उसके माध्यम से अपनी कमियों को अंडरलाइन करो, उसको नोट करो कि ये चीज़ें आपको और मजबूत करनी है और उसे मजबूत करो, ठीक है? अपने एग्ज़ाम को जानो, जैसे कनिष्क ने बताया कि आईआईटी में ये बात सबको पता है, ठीक है? कहीं रिवीजन करो, ऐसे कैसे रिवीजन करेंगे? हर बार आपको नहीं लगता कि आप वही पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, है ना? हर बार यही पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके वही लाइनें, हर बार तो कई रिवीजन का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? बोल तो दिया जाता है कई बार रिवीजन करो, अपने नोट्स पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? अब देखो कि अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते हो, तो आपको आपकी कमियाँ पता हैं। आपको ये बड़े क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा कि किस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको बताएँगे कि आप किस तरह से अपनी कमियों को दूर करिए और जब आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, उसके लिए आपको कमियाँ पता होना चाहिए और वो कमियाँ पता कैसे चलेगा? टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ठीक है? तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इन सभी चीज़ों का समाधान है, अन्यथा मार्गदर्शन और रिवीजन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट शब्द हैं, वेग शब्द हैं, अस्पष्ट शब्द हैं। आइए आज की जो माउंटेन सिलेक्शन है, एवरेस्ट सिलेक्शन है, दैट इज़ इशिता किशोर, उसकी बात करते हैं। इशिता किशोर 2022 रैंक 1, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल कैंडिडेट इन दिस एग्जामिनेशन एंड मेधावी तो निश्चित हैं। इन्होंने कहा कि केवल रिवीजन से प्रीलिम्स नहीं होगा। क्यों? वही बात है। रिवीजन में आप बार-बार वही पढ़ते हैं, जो आप हर बार पढ़ते हैं। तो आपकी कमियाँ ना तो पता चलती हैं और ना ही उनमें कोई समाधान आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत सरप्राइज़ करता है। क्यों सरप्राइज़ करता है? क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 35 से 40 क्वेश्चन तो पता है कि हाँ, वो सिलेबस से आए, वो आपकी किताबों से आए, उसमें भी आपके 5 से 10 गलत हो जाते हैं। कट ऑफ क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 50 45 से 50 क्वेश्चन का स्कोर मिलना चाहिए, 90 के ऊपर नंबर आएगा तब बात होगी और पता नहीं कट ऑफ कब बढ़ जाए, इसलिए आपको हमेशा 120 नंबर की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? तो ये कहती है कि सॉल्व क्या? चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू। जब आप चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो आपके सरप्राइज़ होने के चांस घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको सिलेक्टिवली इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाते हैं। ध्यान दो इस बात पे, सिलेक्टिवली का क्या मतलब है? मतलब ये कि आपको हर किताब में हर नए चैप्टर नहीं पढ़ने। ये देखा देखा जाएगा कि कौन-सा क्वेश्चन और क्यों गलत हुआ। कौन-सा क्वेश्चन और क्यों गलत हुआ, उस पॉइंट को एड्रेस करो बस। वही है सिलेक्टिवली इम्पोर्टेंट टॉपिक। हो सकता है कि आपके लक्ष्मीकांत में ना हो, या हो सकता है दी कॉन्सेप्चुअलाइज़ के इकोनॉमी के नोट्स में ना हो या साइंस टेक के नोट्स में ना हो हमारे। लेकिन आपको वो पॉइंट पता कैसे चलेगा? उसके लिए आप टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ करो और जो आपने पॉइंट आइडेंटिफ़ाई करे, उसके हिसाब से थोड़ा गूगल करो, थोड़ा किसी और रिसोर्स में चीज़ों को ढूँढो, अपने नोट्स में लिख लो और उनको बार-बार रिवाइज़ करो। ये होता है रिवीजन का सही मतलब। थैंक यू इशिता, आपने अपना अनुभव शेयर किया हमारे बच्चों से और ये बच्चे निश्चित तौर पर आपकी बात मानेंगे क्योंकि इनको जल्द से जल्द सिलेक्शन चाहिए। ठीक है? सो द कॉन्सेप्चुअल आईएएस इन दिस रिगार्ड ब्रॉट नज़ 2024। नज़ 2024 में क्या है? ये पहली बात तो ये एक टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें कि 100 पेपर होंगे, 100 पेपर, ठीक है? और हर पेपर में 50 एमसीक्यूज़ होंगे। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, वो भी टाइमर बेस पे, मतलब इस टाइम को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका मतलब ये है कि 100 पेपर के माध्यम से आप 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें जो 100वाँ पेपर होगा, वो 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है? वो यूपीएससी मॉडल को बिल्कुल इमिटेट करना है उसको। तो इसमें 58 टॉपिक वाइज़, 12 रिवीजन और 15 एडवांस लेवल के, ये करीब 85 पेपर ऐसे हैं, जो कि टॉपिक वाइज़ होंगे, ठीक है? टॉपिक वाइज़। इसमें एडवांस पेपर में बहुत अप्लाइड नेचर के और क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसके अलावा फुल लेंथ के 15 टेस्ट होंगे, तो इस तरह से आपके 100 पेपर हो जाते हैं। टेस्ट अवधि 60 मिनट होगा, सकारात्मक अंक के लिए 4, नकारात्मक अंक के लिए 1.33 कटेगा, इस तरह से और इसमें आपको 90 मिनट का हर टेस्ट में डिस्कशन मिलेगा। ये लगभग 90 मिनट है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको 150 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी।
इसमें राज्य व्यवस्था, आईआर और सामाजिक न्याय, इसके करंट अफेयर्स के साथ 850 क्वेश्चन हैं। 1150 क्वेश्चन है इतिहास और भारतीय समाज कल्चर के साथ। भूगोल और मानचित्रण से 750 क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था, बजट और सर्वेक्षण से 1050 क्वेश्चन है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से 650 क्वेश्चन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से करीब 650 क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आईआर से 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 1000 क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला कॉम्पोजिशन हमें पता कैसे चला? ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना चाहिए। ये पिछले 10 सालों का जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उसके अनुपात में रखे गए हैं। ठीक है, और उसी के अनुपात में ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। एक और बात यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारे टेस्ट ये हमारे एप्लीकेशन पे होंगे, जो दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का एप्लीकेशन है, जो कि डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर में सीधे एक्सेस किया जा सकता है और अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके सारे लिंक आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल्स में भेजा जा चुका है। ठीक है, और सभी को ये बात क्लियरली सलाह दी जाती है कि पहले आप एप्लीकेशन पर ये टेस्ट सॉल्व करो। एप्लीकेशन पे अगर सॉल्व किए बगैर सीधे आप अगर लाइव डिस्कशन देख रहे हैं या टेस्ट डिस्कशन देख रहे हैं, तो जिससे आपका लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन रिस्क स्कोर बढ़ता है और ये अच्छा नहीं है। कितना? रिसर्च ये कहता है कि 46 से लेकर 87% तक आपका लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन रिस्क स्कोर बढ़ता है अगर उसी कंटेंट में आपका ब्रेन यूज नहीं हुआ तो। इसलिए जरूरी यह है कि आपका ब्रेन यूज हो। अगर आपका ब्रेन नहीं यूज हुआ तो ये मान के चलिए कि आप उस डिस्कशन का से भी बहुत कुछ फायदा नहीं ले पाएंगे और उस टेस्ट का आपको कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ना तो चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे, ना तो आपका ब्रेन का पैटर्न उस विषय की क्रिटिकल और गंभीरता के साथ उथल पुथल कर पाएगा। इसलिए आपको आप बहुत छोटी सी चीज़ से ये एग्ज़ाम मिस कर देंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट करो और इसके बाद आप डिस्कशन देखो। ठीक है, ये मेरा बहुत सीरियस मैसेज आप सभी के लिए है। चलिए, हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों जगह चल सकता है। इसमें 30 टेस्ट सभी के लिए फ्री होंगे। वो रैंडम होंगे, वो कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं, वो हमेशा ओपन नहीं रहेंगे। ठीक है? हाँ, ये डेमो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप बीच में इनको देखें और इसके आधार पर ये डिसाइड करें कि आपको इस टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है? और इस टेस्ट का डिज़ाइन ये देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, जो बच्चे ये नस्ट टेस्ट सीरीज़ नहीं भी कर रहे 2024 या 25 के लिए, तो भी इस शेड्यूल को आप फॉलो करो अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करके डिज़ाइन किया गया है और ये एक लंबी रिसर्च के बाद डिसाइड किया गया है कि हाँ, किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है? 100 दिन का प्लान है और ये 100 दिन का प्लान में कनिष्क के सुझाव, इशिता के सुझाव, अनु के सुझाव लिए गए हैं। इसके बाद इस तरह का पहला आइडिया किसने दिया था? गौरव अग्रवाल ने। गौरव अग्रवाल ने पहला इस तरह का आइडिया दिया था और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, टॉप कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। अब आपका नंबर है। तो इसमें पहला पेपर शुरुआत होगा राज्य व्यवस्था से, करीब 12 पेपर होंगे और इस तरह से इसमें जो है सोर्सेज़ आप लोग हमेशा पूछते हैं कहाँ से पढ़ें, सोर्सेज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है? यहाँ पे डिस्कशन की डेट है, ये पहला डिस्कशन हो चुका है, दूसरा डिस्कशन हो चुका है, तीसरा डिस्कशन 10 तारीख को यानी कि कल होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करो और इसका एडवांटेज लो। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटीज़ के नेम मेंशन है कि कौन सी एनसीईआरटीज़ से किस तरह के क्वेश्चन और बनने हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको पहले से हिंट्स दिए जाते हैं। ये सभी कुछ पिछले 10 सालों के यूपीएससी के पेपर के अनुभव के आधार पर तथा पिछले और कई सालों के, पिछले करीब 24-25 सालों के अनुभव को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है 2019 से लेकर 2023 के पेपर्स में। उसके आधार पर ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसाइड किए गए। तो ये पूरा प्लान है। आपको इसका पीडीएफ लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। ठीक है? उसके लिए आपको लिंक चाहिए, लिंक आप मुझसे ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। बस केवल आपको सर्च करना है। इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब से भी आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत है। तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है।
देखिए यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे देखेंगे पेपर नंबर 11 यहाँ पे रिवीजन है पॉलिटी का, 12 भी पॉलिटी का। ये 2 पेपर में पूरा पॉलिटी रिवाइज होगा और फिर इसके बाद हिस्ट्री प्राचीन भारत से शुरू होगा 16 और 17 और 18। 18 में प्राचीन भारत का रिवीजन हो जाएगा, फिर मध्यकालीन शुरू होगा पेपर नंबर 19 से। मध्यकालीन भारत और संस्कृति का पेपर 1, 2, 3 इस तरह से चलता चला जाएगा और 23वां नंबर पेपर मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन होगा। 24वें नंबर पेपर से मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा। पेपर नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना? फिर 32 नंबर पेपर ये मॉडर्न का रिवीजन होगा। 33 नंबर पेपर ये 2 पेपर के माध्यम से मॉडर्न का पूरा रिवीजन होगा। फिर शुरू होगा ज्योग्राफी पेपर नंबर 34 से। हाँ, यहाँ पे जो डैश यूज़ है उसका मतलब ये है कि स्लैब वो सोर्सेज़ वही हैं, जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू रखना है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 पेपर ज्योग्राफी के हैं और पेपर नंबर 42 में ज्योग्राफी का रिवीजन होगा, जो आप ऊपर कर चुके होंगे। पेपर नंबर 43 भी ज्योग्राफी का रिवीजन होगा। पेपर नंबर 44 से इकोनॉमी शुरू होगा, ठीक है? इससे यहाँ से आप इकोनॉमी करेंगे एंड फिर इसमें भी वही करीब 11-12 पेपर होंगे, चलते चले जाएँगे और पेपर नंबर 54 और 55 ये इकोनॉमी के रिवीजन पेपर हैं, ठीक है? पूरा सिलेबस खत्म होगा, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। फिर पर्यावरण शुरू होगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पेपर नंबर 56 से शुरू होगा, ठीक है? 57, 58, 59, 60 और पेपर नंबर 62 जो है वो पर्यावरण का रिवीजन होगा। पेपर नंबर 63 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शुरू होगा। एक-एक चीज़ यहाँ पे डिटेल से मेंशन है, जो भी जिसकी भी आपकी आवश्यकता है, ठीक है? पेपर नंबर 70 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का रिवीजन होगा और यहाँ से 70 पेपर के बाद आने वाले जो 30 पेपर हैं, उनमें से 15 पेपर एडवांस लेवल के होंगे, जो कि टॉपिक वाइज़ होंगे। जैसे आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, वो उसी टॉपिक से ही होंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन का क्रिटिकल लेवल है, वो 4 आउट ऑफ 5 या उसके ऊपर होगा। यूपीएससी का स्टैंडर्ड कितना होता है? 3 आउट ऑफ, ठीक है? 4 आउट ऑफ 5 नॉर्मली कैट एग्ज़ाम जो होता है सीएटी इसका होता है और 5 आउट ऑफ 5 एक ऐसा यूनिक स्टैंडर्ड है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम कंप्लाई नहीं करता। तो ये जो एडवांस लेवल के पेपर हैं, यहाँ पे आपको 4 आउट ऑफ 5 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि टफेस्ट पार्ट हम यूपीएससी का यहाँ पे एड्रेस करें और इस रिवीजन में आप देखेंगे कि कई-कई टॉपिक्स को एक साथ कैसे एक क्वेश्चन में ब्लेंड किया गया है, ठीक है? जब जो लोग एनपीटीईएस में पहले हमारे पेपर देख चुके हैं, उनको इस बात का आइडिया है। इसके अलावा पेपर नंबर 71 से लेकर 84 तक ये पूरा ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, इकोनॉमी देख सकते हैं, बजट, सर्वेक्षण यहाँ पे सब कुछ देखते हुए आप पाएँगे और 84 तक 85 तक ये आपको इंडिया एयरबुक यहाँ पे खत्म होगी। ये आपके एडवांस लेवल। फिर इसके बाद आएँगे फुल लेंथ टेस्ट मतलब ये कि हर पेपर में आपको सिलेबस से कहीं से भी और करंट अफेयर्स आप एक बात और देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स सबके साथ कवर है ऊपर यहाँ भी, है ना? तारीखें मेंशन है कहाँ से कितना करंट अफेयर्स किसमें आएगा। फुल लेंथ पेपर में करंट अफेयर्स यहाँ देखिए 15 जनवरी तक, फिर 31 जनवरी तक, फिर 15 जनवरी तक, 29 जनवरी तक, है ना? और पेपर नंबर 90 से अप टू डेट यानी कि जितना भी उस तारीख तक का करंट अफेयर्स होगा, वो सब कुछ कवर किया जाएगा और फुल लेंथ पेपर इस तरह से आपका चलेगा और 100वां पेपर होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसमें होंगे 100 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये शेड्यूल आपके सामने है। एक क्वेश्चन जो आपके पास आएगा इसकी फ़ी कितनी है, ठीक है? तो फ़ी है इसकी 2999 और 1 जनवरी से ये 4999 हो जाएगा इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, ठीक है? ये एक ट्रांसलेटेड फ़ाइल है, इंग्लिश वर्ज़न जो है वो फाइनल है, तो इस इन केस कहीं आपको ट्रांसलेशन एरर दिखता है तो प्लीज़ पार्डन अस, है ना? ट्रांसलेशन एरर कहीं पे है तो प्लीज़ पार्डन अस एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ नज़ 2024 का पूरा एडवांटेज लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस जर्नी अहेड। बाय बाय।